जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समुंदरों पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, मैं पवन सिकरोदिया स्वागत करता हूं आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है विद्यार्थियों, मेवाड़ रियासत पढ़ रहे थे हम। मेवाड़ रियासत में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था हमने, और अब मेवाड़ रियासत लगभग मैं कह सकता हूं कि लगभग हमने आधी कंप्लीट कर लिया है। मेवाड़ रियासत में हमने 566 ईस्वी से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था विद्यार्थियों, और बताया था कि 566 ईस्वी में गोहिल ने मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में हमने बप्पा रावल प्रतापी शासक पढ़ा था, और उसके बाद हमने न जाने कितने शासकों के बारे में अध्ययन किया। लगातार आप पिछली वीडियो को हमारी देख रहे हो विद्यार्थियों, जो इसी कक्षा से हमसे जुड़े हैं, यानी पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी हैं वो मैं कहना चाहूँगा कि आप वो पिछली वीडियो देखें, जिससे आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आ जाए। नोट्स बनाने के लिए आपको पूरा पर्याप्त समय मिल रहा है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी आपको टाइम दिया जा रहा है। इसके अलावा और अगर आप और अतिरिक्त नोट्स पाना चाहते हैं, लिखित नोट्स पाना चाहते हैं, हस्तलिखित नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं विद्यार्थियों। पीएसपी स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप हमें व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके भी अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं आगे। पिछली क्लास में मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं आपको कि पिछली क्लास में हमने महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा था। सांगा की हमने 2 वीडियो बनाई थी विद्यार्थियों को, कि सांगा एक बड़ा शासक था, महत्वपूर्ण शासक था, जिसमें एक वीडियो तो अकेले बाबर के ऊपर थी। बाबर ने किस तरह से बयाना के युद्ध में राणा सांगा से लड़ाई लड़ी, और खानवा के युद्ध में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि खानवा का युद्ध प्रमुख युद्ध माना जाता है। खानवा के युद्ध में भले ही राणा सांगा हार गया हो, लेकिन इस युद्ध को आज भी चर्चा में रखा जाता है। वो एक ऐतिहासिक युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है विद्यार्थियों, और हमने देखा था कि राणा सांगा को उन्हीं के सरदारों ने जहर देकर मार दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम लेकर आए हैं विद्यार्थियों राणा रतन सिंह सेकंड। अच्छा, एक रतन सिंह हमने पहले पढ़ा था, रतन सिंह रावल रतन सिंह था वो, ये राणा रतन सिंह है। हालांकि उन दोनों में टाइटल का अंतर है, वो रावल था, ये राणा है। रतन सिंह वो रावल रतन सिंह था, ये राणा रतन सिंह है। चलिए आगे देखते हैं। हमने राणा सांगा के बारे में देखा था, चलिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। राणा सांगा की 2 प्रमुख रानियां थी, एक का नाम था धनवाई, एक का नाम था कर्मावती। धनवाई से 2 पुत्र हुए, एक का नाम था भोजराज, एक का नाम था रतन सिंह। भोजराज जो थे मीराबाई के पति थे, और हमने देखा था कि खानवा युद्ध में घायल हो जाते हैं और बाद में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बातें हमने पढ़ ली थी विद्यार्थियों। अगला, अब इनके बाद में अगले कौन बचे, रतन सिंह। तो अगले शासक कौन बने, रतन सिंह। राणा सांगा के कौन थे, ये पुत्र थे विद्यार्थियों। तो राणा सांगा के पुत्र थे रतन सिंह, ये शासक बनते हैं। उधर दूसरी रानी थी कर्मावती। कर्मावती के 2 पुत्र थे विद्यार्थियों, कौन कौन से, एक का नाम था विक्रमादित्य और दूसरे का नाम था उदय सिंह। दूसरे का नाम था उदय सिंह। आगे बढ़ते हैं आगे। तो कर्मावती के 2 पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो इनमें हम धनवाई की बात कर रहे हैं कि भोजराज जो था मीराबाई का पति, ये तो वीरगति को प्राप्त हो गया था, बचा रतन सिंह। इधर विक्रमादित्य और उदय सिंह, ये दोनों ऐसा कहते हैं कि सांगा की प्रिय रानी थी कर्मावती, प्रभाव था। तो ये क्या करता है, सांगा हमने देखा था कि जब रणथंभौर में गया था, खानवा युद्ध से निकलकर बसपा आया, बसपा के बाद में रणथंभौर गया, अपना पूर्णतः इलाज करवाया, सैनिकों का इलाज करवाया, तो वहां पर कर्मावती इसके साथ में थी। तो राणा सांगा ने क्या किया, कर्मावती और इनके दोनों पुत्रों को रणथंभौर क्षेत्र की जागीर दे दी। रणथंभौर क्षेत्र की जागीर दे दी उधर इन दोनों को, और बाद में राणा सांगा इरीच और कालपी में वहां पे जहर दे दिया और कालपी में मृत्यु हो गई, वो सब हमने देखा। तो इधर अब अगला राजा बनता है भोजराज के बाद कौन, राणा सांगा के बाद रतन सिंह। भोजराज तो पहले ही मर चुका था, रतन सिंह। तो अब रतन सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो रतन सिंह के बारे में चलती है। देखिए रतन सिंह जब शासक बना तो इनकी क्या है, लड़ाइयां थी इनके साथ, विक्रमादित्य, उदय सिंह और कर्मावती के साथ। कारण क्या, कारण ये था कि पिता ने जब राजा मुझे बनाया तो इनको रणथंभौर जागीर क्यों दी, रणथंभौर की जागीर क्यों दी, तो इस बात को लेकर अनमन थी। तो बार बार इनको परेशान करता था ये रतन सिंह। अब ये जब परेशान करता था इनको, तो कर्मावती ने सोचा क्यों ना इसका पत्ता ही साफ कर दे।
परेशानी की जड़ है उसको ही मिटा देना। तो वही काम किया कर्मवती ने। कर्मवती ने अपने भाई को बुलाया, भाई बूंदी से आया, सूरजमल हाड़ा, और ऐसा कहते हैं कि जंगलों में एक बार शिकार खेलने चले गए सूरजमल हाड़ा के साथ में रतन सिंह और इनका एक जो सेनापति था पूर्णमल रावत, तीनों के तीनों शिकार खेलने गए। और ऐसा कहते हैं सूरजमल हाड़ा ने मौका पाकर रतन सिंह को मार दिया, मौका पाकर रतन सिंह को मार दिया। उधर ये कहते हैं कि पूर्णमल भी इसमें मारा जाता है, पहले पूर्णमल मारा गया, फिर रतन सिंह मारा गया और सूरजमल भी मारा गया। हुआ यूं था कि पहले पूर्णमल मारा गया, जब रतन सिंह को पता चला, रतन सिंह सूरजमल के मध्य में युद्ध हुआ, और ये कहते हैं कि दोनों ने तलवार चलाई और दोनों रतन सिंह की तलवार से सूरजमल मर गया और सूरजमल की तलवार से रतन सिंह मर गया, दोनों की गर्दनें कट गई। कवि राजा श्यामल दास ये कहते हैं कि युद्ध हुआ जंगल में, इनके मध्य में लड़ाई हुई, पर कौन पहले मरा कौन बाद में मरा इस बात को नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि ये तीनों मारे गए। चलिए, तो ये तीनों मारे जाते हैं। तो रतन सिंह इस तरह से मारा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब रतन सिंह मारा गया तो अब तो ये दोनों ही मारे गए, नंबर किसका आएगा? विक्रमादित्य का। चाहती तो यही थी कर्मावती कि ये कौन बने राजा? विक्रमादित्य। तो अब हम पढ़ते हैं विक्रमादित्य के बारे में। हालांकि रतन सिंह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा जितना विक्रमादित्य है। चलिए विक्रमादित्य के बारे में देखते हैं। विक्रमादित्य के बारे में देखें तो 1531 से 36 तक इनका शासनकाल रहता है। ज़्यादा समय शासनकाल नहीं रहा, 5-6 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। आगे अल्पायु में शासक बने थे। एक बात तो ये ध्यान रखना विद्यार्थियों कि छोटी आयु में शासक बने, छोटी आयु में शासक बने, इसीलिए इनकी संरक्षिका कौन बनी थी? कर्मावती। अल्पायु में शासक बने इसलिए इनकी मां कर्मावती इनकी क्या बनी? संरक्षिका बनी। तो कर्मावती इनकी संरक्षिका बनती है विक्रमादित्य की शुरुआत में। समकालीन शासकों की बात करें तो दिल्ली का शासक तो था हुमायूं। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। हमने पढ़ा था बाबर दिल्ली का शासक, बाबर का पुत्र था हुमायूं, और हुमायूं अगला राजा बनता है। उधर गुजरात का शासक था बहादुर शाह। गुजरात का शासक था बहादुर शाह। हुमायूं ने मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया, हुमायूं ने मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया। तो हुमायूं को मेवाड़ पर आक्रमण ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम नहीं पढ़ते दिल्ली के साथ कितना संघर्ष रहा, क्योंकि कई जगह ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि जो बाबर था, बाबर जो था, बाबर कर्मावती को अपनी बेटी कहता था। बाबर कर्मावती को अपनी बेटी कहता था। इस रिश्ते से हुमायूं की बहन हुई कौन? कर्मावती। हुमायूं की बहन कौन? कर्मावती। तो इसीलिए हुमायूं ने ज्यादा आक्रमण वगैरह नहीं किया। चलिए, लेकिन गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने सोचा कि अब इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, सांगा ने हमारे पूर्वजों को हराया, उधर कुम्मा ने हराया, तो इसका बदला अब ले लें, और कब लेंगे? इससे अच्छा मौका कहां मिलने वाला है बताओ? बहादुर शाह ने वही किया, क्योंकि अभी अभी सेना की क्षति हुई है, राणा सांगा मारा गया है और रतन सिंह था वो भी मारा गया, और अब बना है अल्पायु का शासक, छोटा शासक है, जल्दी से जल्दी अपन राज्य को हड़प सकते हैं। बहादुर शाह ने यही किया और अपनी सेना लेकर मेवाड़ पर आता है। तो बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण, उनके चर्चा करते हैं। पहला आक्रमण होता है 1533 में। 1533 में आता है बहादुर शाह, लेकिन उस समय सेना संगठित नहीं थी। रानी कर्मावती का वो मैं कहूँ कि बुद्धि देखिए कि उसने उस आक्रमण को टाल दिया, अपनी बुद्धि लब्धि से, अपनी चतुराई से उस आक्रमण को टाल दिया। किया क्या कि जो आया था बहादुर शाह, उसको वो रणथंभौर क्षेत्र की जागीर दे दी और कुछ धन देकर उसको वापस भेज दिया कि भाई तू जा, तुझको क्या चाहिए, लूटमार करने आया है तो धन लेके चला जा। बहादुर शाह को लगा ये अच्छा है, इससे अच्छा क्या मिलेगा? कुछ नहीं किया, ना लड़ाई लड़ी, ना खून खराबा, नो शोर शराबा, और सीधे ही मुनाफा का मुनाफा हो रहा है। इससे फायदा क्या है? चलता हूं, क्या दिक्कत है? आराम से आए और गए, रणथंभौर क्षेत्र की जागीर ले ली, पूरा रेवेन्यू आता रहेगा वहां से, और वापस चला, कुछ धन वगैरह भी लेकर चला गया। आगे ये तो था पहला आक्रमण। अब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कौन भूल सकता है? वही बहादुर शाह ने किया, नहीं भूला। और अगले वर्ष 1533 के बाद जैसे ही पैसा बीतने लगा कि नहीं अब तो रुख करना चाहिए मेवाड़ की ओर, और 1534 में एक बार फिर से रुख किया। 1533-1534 में एक बार फिर रुख किया। उधर अब की बार कर्मावती को लगा कि ये तो इसको तो टेव ही लग गई, बार बार आ रहा है, इसको तो आदत लग गई, गलत आदत लग रही है ये तो, अगर नहीं रोकेंगे तो ये तो बार बार आएगा, तो क्या किया जाए? फिर उसने कहा कि अब की बार ऐसा नहीं काम चलेगा। उसने फिर
हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं दिल्ली का शासक था, हुमायूं को राखी भेजी कि हुमायूं भाई सहायता कर। हुमायूं को राखी भेजी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किस रानी ने, मेवाड़ की किस रानी ने हुमायूं को, मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी? तो कर्मावती ने, कि भाई आओ और मेरी रक्षा करो। तो राखी भेज दी हुमायूं को। लेकिन ऐसा कहते हैं कि हुमायूं समय पे नहीं आ पाया। उसके कई कारण थे, उन पे चर्चा चलो कर ही लेते हैं चर्चा, क्यों नहीं आया था। तो देखो, हुमायूं को राखी भेजी लेकिन हुमायूं नहीं आया। उसका कारण ये था कि वो कहीं और व्यस्त था। एक अभियान था कालिंजर। कालिंजर मध्य प्रदेश क्षेत्र में है और वहां पे डेरा डाले हुआ था। कालिंजर दुर्ग के चारों ओर घेरा था, तो इसीलिए नहीं आ पाया। कुछ ये कहते हैं कि खत पहले दिल्ली गया, दिल्ली से कालिंजर गया, और जब तक खत पहुंचा तब तक तो इधर बहादुर शाह का आक्रमण हो चुका था। तीसरा ये कहते हैं कि एक पत्र बहादुर शाह ने भी भेज दिया कि ये कहा कि तू क्यों आ रहा है भाई, मैं तो काफिरों का वध करने आया हूं, तू भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, हम दोनों तो भाई भाई हैं, तू मेरे बीच में क्यों आ रहा है, मैं तो काफिरों का वध कर रहा हूं। ये भी कारण माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, कई बार ऐसा हो जाता है। हमने पढ़ा था जिहाद युद्ध, जिहाद वाला युद्ध पढ़ा था, खानवा का युद्ध, जिहाद की संज्ञा दे दी थी बाबर ने, और उसके साथ सेना ने बड़े जोरों शोर के साथ में युद्ध किया था। सेम घटना वही हुई। चलिए, तो अब आगे देखें। तो 1534 में दूसरा आक्रमण हुआ, सहायता के लिए राखी भेजी, लेकिन हुमायूं समय पे नहीं आ पाया, हम तो इतना कहेंगे। आगे, अब जब हुमायूं नहीं आया, हुमायूं की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही थी, तो कर्मावती ने क्या किया, चुपके से उदय सिंह और विक्रमादित्य, जो राजा था और राजा का छोटा भाई उदय सिंह, इन दोनों को बूंदी भेज दिया। बूंदी इनका ननिहाल था, मामा जी थे इनके बूंदी में, तो इनको कहाँ भेज दिया, बूंदी भेज दिया, कि कम से कम ये दोनों तो सुरक्षित रहेंगे। और अब युद्ध की जिम्मेदारी युद्ध की जिम्मेदारी और दुर्ग की जिम्मेदारी कर्मावती ने ले ली। और उनका एक सेनापति था, वो था रावत बाघ सिंह। ये कोठारिया के सामंत थे। रावत बाघ सिंह कहाँ के सामंत थे? ये कोठारिया के। तो कोठारिया के सामंत थे ये, कोठारिया राजसमंद में पड़ता है कोठारिया। तो कोठारिया के सामंत थे कौन? रावत बाघ सिंह। हाँ जी, ये कोठारिया नहीं, देवलिया के थे ये, सॉरी, देवलिया प्रतापगढ़, देवलिया प्रतापगढ़ के जो सामंत थे वो कौन थे? रावत बाघ सिंह। तो रावत बाघ सिंह ने क्या किया, वो ये कहता है कि अब मैं ले रहा हूं पूरी जिम्मेदारी, लड़ने की जिम्मेदारी मेरी, पूरे जो नेतृत्व करूंगा सेना का वो मैं करूंगा। तो इधर रावत बाघ सिंह जो था उसने नेतृत्व किया सेना का और लड़ते हुए केसरिया किया। केसरिया मतलब यदि लड़ते हुए कोई सरदार या मैं कहूँ राजा, या फिर राजा का अभाव है, राजा नहीं है वहाँ पे, तो कोई प्रमुख सेनापति अगर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है तो उसको बोलते थे केसरिया। तो यहाँ पे रावत बाघ सिंह ने क्या किया, केसरिया किया। सभी राजपूत सरदारों के साथ लड़ता हुआ हंसता वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन आखिरी समय तक लड़ता रहा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला, अब देखो ये तो था केसरिया। केसरिया के बाद में आगे चर्चा करता हूं मैं किसकी, जौहर की, क्योंकि देखो केसरिया और जौहर साथ साथ चलने वाली घटनाएं हैं। राजा युद्धभूमि में जाएगा तो रानी क्या करेगी, रानियां उस समय करती थी जौहर। रानी और रानियों को संबंधित जितने भी दासी वगैरह हुआ करती थी वो सब करती थी जौहर। तो वही काम किया। जौहर हुआ था कर्मावती के नेतृत्व में, कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था 8 मार्च 1535 को, और इसका प्रमाण मिलता है पूर्व ताम्रपत्र से। पूर्व ताम्रपत्र में यह भी कहा गया है कि रानी ने जौहर करने से पहले दान किया था। तो ये पूर्व ताम्रपत्र ध्यान रखना, कर्मावती के जौहर का उल्लेख कौन से किससे प्रमाण मिलता है, तो वो पूर्व ताम्रपत्र से मिलता है। और ये जो था ये मेवाड़ का दूसरा साका कहलाता है। पहला हमने पढ़ा था 1303 पद्मनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था, रतन सिंह के नेतृत्व में साका वो केसरिया हुआ था, तो उसको पहला जौहर माना जाता है 1303, दूसरा 1535। तो मेवाड़ का ये दूसरा साका माना जाता है, मेवाड़ का दूसरा साका। आगे बढ़ते हैं। तो ये बड़ा ही घनघोर घटना थी। 1303 के बाद दोबारा से एक बार साका मिला, जौहर हुआ। वो जौहर कुंड में धधकती हुई अग्नि में
वो महिलाओं के सब महिलाएं हंसते हंसते महिलाओं ने प्राण दे दिए। वो एक बड़ा ही दुखद घटना मानी जाती है, ऐतिहासिक घटना जिसको आज भी याद किया जाता है। उस चित्तौड़ में, चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा था वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था, जिसको मेवाड़ का शाखा भी कहते हैं। कर्मावती के नेतृत्व में हुआ, पहला पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ। आप उन याद करो उन वीरांगनाओं को, कितनी शक्ति हुआ करती थी उनमें, जो हंसते हंसते अग्निकुंड में अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग देती थी। मैं नमन करता हूं उन सभी देवियों को जिन्होंने राजस्थान इतिहास को गौरवान्वित किया है और राजस्थान को पूरे विश्व भर में पहचान दिलाई है महिला वीरता के लिए। आज भी उन महिलाओं के नाम पर हम देखते हैं जितने भी वीरता के प्रसंग हैं वो आज हमें याद आते हैं, उनके नाम आज भी चल रहे हैं। कर्मावती की बात करूं तो राजस्थान पुलिस ने उनके सम्मान में एक बटालियन चला रखी है, हाडी रानी कर्मावती बटालियन। तो वो कर्मावती का सम्मान ही तो है, और तो क्या है। तो कर्मावती एक वीरांगना महिला थी जिसने राणा सांगा के बाद अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासन पर बैठाया, और न केवल शासन पर बैठाया, बहादुर शाह को एक बार वापस भेज दिया। बहादुर शाह गुजरात को एक बार वापस भेज दिया, लेकिन दूसरे युद्ध में खुद लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त, खुद के नेतृत्व में युद्ध हुआ। और ये बाघ सिंह तो केसरिया करता है और खुद क्या करती है, जौहर करती है। ये दूसरी घटना थी। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कालिंजर अभियान की। तो कालिंजर अभियान में जब हुमायूं था तो कालिंजर जीत लिया था हुमायूं ने। कालिंजर के बाद अब उसे लगा कि अब मुझे मेवाड़ जाना चाहिए। तो कालिंजर के बाद ये आता है मेवाड़। मेवाड़ में बहादुर शाह था। बहादुर शाह को लगा हुमायूं आ गया मुझे नहीं छोड़ेगा, तो बहादुर शाह मेवाड़ छोड़कर चला जाता है। ऐसा कहते हैं मेवाड़ छोड़ के मालवा जाता है, मालवा से गोवा जाता है, गोवा से उधर पुर्तगालियों की तरफ जाता है, और वहाँ से जब आता है तो नाव पलटने से उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो बहादुर शाह इस तरह से मारा जाता है। पर हम चर्चा करते हैं आगे अब कि अब जब हुमायूं के आने पर बहादुर शाह चित्तौड़ छोड़कर चला गया। हुमायूं आया मेवाड़ में तो बहादुर शाह चित्तौड़ छोड़ गया, तो ये चला गया। हुमायूं पीछा कर रहा है बहादुर शाह का, चित्तौड़ में कोई नहीं है। तो अब चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता है दोबारा से कौन, विक्रमादित्य। दोबारा से कब्जा कर लिया विक्रमादित्य ने चित्तौड़ पर। तो ये घटनाएं थी विद्यार्थियों विक्रमादित्य से संबंधित जीवन काल की। आगे चर्चा करें। देखो आगे ये देखा था हमने कि विक्रमादित्य जो था, उदय सिंह और विक्रमादित्य दो भाई थे। आगे ये जो विक्रमादित्य था ये वही विक्रमादित्य विद्यार्थियों जो मीराबाई, भक्त शिरोमणि मीराबाई, भोजराज की पत्नी मीराबाई को परेशान किया करता था। आप पढ़ोगे संत, जब पढ़ोगे राजस्थान के संत और संप्रदाय, वहां देखोगे आप कि ये मीराबाई को परेशान किया करता था। जहर से मारना चाहा, विष के लड्डू भेजे, सांप को भेजा, ये सब इत्यादि आप कहानियों में भी पढ़ते हो। वो मीराबाई विष के लड्डू खा जाती है, वो अमृत बन जाते हैं, वो सांप की माला, फूलों की माला बन जाती है। जो सांप थे गले में वो सांप भेजे, वो माला बन गई। वो कृष्ण भक्ति में इतनी लीन रहती थी मीराबाई। कभी पढ़ेंगे मीराबाई का प्रसंग आएगा जब बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे उसके बारे में। तो वो मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वही विक्रमादित्य जो मीराबाई को तंग किया करता था, परेशान किया करता था, मारना चाहा करता था। क्या कारण रहे, वो भी उसके कारण थे, वो हम चर्चा करेंगे जब मीराबाई का प्रसंग आएगा। अभी देखें, विक्रमादित्य जब बूंदी भाग गया था, दोबारा जब आया, दोबारा राजगद्दी संभाली, तो लोग वागों ने बड़ा प्रश्न उठाया इस पे कि नहीं, हम इसको राजा नहीं मानेंगे। और सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठाने वाला था वो था बनवीर। बनवीर कौन, हमने पढ़ा था राणा सांगा का भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था, दासी का नाम मनोरथ था, उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम था बनवीर। तो दासी पुत्र बनवीर बोलते हैं इसको हम, दासी पुत्र बनवीर। किसका दासी पुत्र, पृथ्वीराज सिसोदिया जो ओडना राजकुमार था उसका दासी पुत्र था बनवीर। अब बनवीर के बारे में बात करते हैं। बनवीर सबसे ज्यादा उठाता है मुद्दा, अरे कैसा राजा बना दिया ये राजा है, संकट आया राज्य पे तो छोड़ के अपने मामा के भाग गया, हमको यहाँ से संकट में डाल गया। बड़ी बात वाजिब है उसकी। जब संकट आता है राज्य पे तो राजा सबसे आगे होना चाहिए प्रजा से। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ तो संकट में डाल के छोड़ गया और खुद चला गया। तो इस बात पे लोगों ने ये कहा कि नहीं ये गलत बात है। तो ऐसा कहते हैं कि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि उन्होंने बनवीर को क्या बना दिया, प्रशासक बना दिया। हालांकि बनवीर राजा बनना चाहता था, लेकिन बनवीर को उस समय क्या बना दिया, प्रशासक बना दिया। चलो बनवीर ने सोचा कुछ तो हुआ, प्रशासक ही सही। बनवीर अब मौके की तलाश में, क्योंकि उसकी चाहत तो राजा बनने की थी। बनवीर मौके की तलाश में, और इधर अब विक्रमादित्य जो था वो राजगद्दी पे। विक्रमादित्य का एक भाई था उदय सिंह।
उदय सिंह की परवरिश की जिम्मेदारी थी उसकी धायमा पे, और धायमा कौन? पन्ना धाय। पन्ना धाय के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे हम। पन्ना धाय उदय सिंह की धायमा थी, पन्ना धाय। तो अब इधर बनवीर मौका पाकर क्या करता है? बनवीर मौका पाकर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है, विक्रमादित्य को मार देता है। उधर विक्रमादित्य को मार देता है, और मारना किसको चाहता है? उदय सिंह को, क्योंकि दो ही थे, दोनों चिरागों को मिटा दो, राजा कौन? बनवीर। तो यही सोच रहा था। विक्रमादित्य को मार दिया, और विक्रमादित्य को मारकर किसको मारना चाहा? उदय सिंह को मारने आया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उदय सिंह को मारने जब आया तो पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहना दिए, और उदय सिंह के बिस्तर पर चंदन को सुला दिया। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के बिस्तरों पर सुला दिया। और वहां जब बनवीर आया और बनवीर ने पूछा कि उदय सिंह कहाँ है, हाथ में तलवार, खून से लथपथ तलवार, वो जब देखी तो पन्ना धाय ने पूछा, पन्ना धाय से बनवीर ने कि उदय सिंह कहाँ है? तो उसने इशारा करते हुए कहा कि वहां बेड पे। और उसको पता था कि जाएगा और वहां पे मेरा पुत्र है और मेरे पुत्र को मारेगा। उस मां की करुण छाती देखिए आप कि किस तरह से उसने अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। राजभक्ति देखिए उसकी, उसने अपने राजा के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान कर दिया। अक्सर यह आपको राजस्थान के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा विद्यार्थियों। ऐसे इतिहास के प्रसंग आपको केवल और केवल राजस्थान में मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है। न केवल यहाँ के पुरुषों को वीर कहा जाता है, यहाँ की जो महिलाएं थी वो पुरुषों से भी अधिक वीरांगनाएं थी। उन हर क्षेत्र में देख लीजिए आप, युद्ध में भी और बलिदान में भी। बलिदान करने में नंबर 1 पर है राजस्थान की महिलाएं। आगे देखें तो पन्ना धाय ने चंदन का बलिदान कर दिया। उधर बनवीर क्या करता है? चंदन को मार देता है, और ये कहते हैं कि राजा घोषित कर लेता है अपने आप को कि अब तो मैं राजा हूं और कोई बचा ही नहीं। तो अब बनवीर राजा बन गया चित्तौड़ का, दासी पुत्र राजा बन गया। पहले नहीं था, दासियों के पुत्रों को राजा नहीं बनने दिया जाता था। हालांकि होते वो राजा के ही पुत्र थे, दासी पुत्र राजा, लेकिन दासी पुत्रों को राजा नहीं बनने दिया जाता था। लेकिन अब बनवीर राजा बन गया चित्तौड़ का। उधर पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर एक टोकरे में लेकर यहां से निकल जाती है और कुंभलगढ़ चली जाती है विद्यार्थियों। तो पन्ना धाय उदय सिंह की रक्षा करती है, और रक्षा कर कर कहां चली जाती है? कुंभलगढ़ चली जाती है। तो यहां तक आप देखा विद्यार्थियों। आगे चर्चा करने वाले हैं हम। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ी बहुत पन्ना धाय के बारे में और आपको जानकारी बताएंगे। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए विद्यार्थियों, अगली स्लाइड आपके सामने है। बनवीर के बारे में कुछ विस्तार लिखा हुआ है। अभी हमने देखा था कि किस तरह से पन्ना धाय के बारे में देखा था कि किस तरह से पन्ना धाय ने उदय सिंह को कहाँ पहुँचा दिया था? कुंभलगढ़। पन्ना धाय ने उदय सिंह को कहाँ पहुँचा दिया? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में एक व्यक्ति था आशादेवपुरा, वहाँ का संरक्षक था, किलेदार था आशादेवपुरा के पास पहुँचाया और ये कहा कि ये उदय सिंह है, और बनवीर ने वहाँ पे विक्रमादित्य को मार दिया, इसकी भी हत्या करना चाहता है, मैं इसको बचा के लाई हूँ, आप इसको अपने पास रखें। कुछ वहाँ के और लोग वाग थे, उन्होंने कहा कि ये तो इसका पुत्र है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे कई इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि आशादेवपुरा ने भी नहीं देखा था उदय सिंह को, और जब बात आई कि हम कैसे मान लें ये उदय सिंह है, तो उसके मामा वो बूंदी वाले साइड के बूंदी वालों को बुलाया था कि भाई तुम्हारा तो भांजा है, तुम तो जानते हो इसको, पहचानो इसको। उन्होंने कहा नहीं राइट है, उदय सिंह है। तो इस तरह से उसकी पहचान की गई उदय सिंह की। फिर बाद में ये कुंभलगढ़ में रहा, तो कुंभलगढ़ में रहता है, और कुछ दिन बाद 1536 की ये घटना है, 1537 में कुंभलगढ़ में ही इसका राज्याभिषेक हो जाएगा। तो उदय सिंह के ऊपर हम विद्यार्थियों अगली वीडियो लेकर आएंगे। अभी यहाँ तक थोड़ा बहुत हमने देखा कि पन्ना धाय ने किस तरह से अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर यहाँ इसको उदय सिंह को कुंभलगढ़ पहुँचाया और आशादेवपुरा के पास पहुँचा दिया। आशादेवपुरा कुंभलगढ़ दुर्ग का संरक्षक था। आगे अब मैं बनवीर के बारे में और बता देता हूँ विद्यार्थियों थोड़ा बहुत। बनवीर कौन? दासी पुत्र। किसका दासी पुत्र? पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र।
निर्माण कार्य, इसके काल में तो कुछ निर्माण कार्य करवाए इसने, और तो क्या है, जैसे राजा बना है इसने सोचा कि कुछ करवा जाऊं, नाम तो रहेगा मेरे इतिहास में। और इसने एक मंदिर बनवाया, तुलजा भवानी माता का मंदिर, और ऐसा कहते हैं कि राजस्थान में एकमात्र है, और राजस्थान में एकमात्र। दूसरा आप पढ़ते हो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उसकी कुल देवी थी ये, शिवाजी की कुल देवी, तो शिवाजी की कुल देवी थी तुलजा भवानी, उसका मंदिर राजस्थान में, वो भी कहाँ पे, चित्तौड़ में। किसने बनवाया, बनवीर ने। दूसरा एक महल बनवाया, नौलखा महल चित्तौड़ में, और एक बनवाया था नवकोठा भंडार, जिसको चित्तौड़ का लघु दुर्ग कहते हैं विद्यार्थियों। तो ये इसके 2-3 निर्माण कार्य आप ध्यान रखना, नवकोठा भंडार, नवलखा महल और तुलजा भवानी माता का मंदिर। बाद में 37 में राजा बन गया था उदय सिंह, और उदय सिंह ने 40 में मालदेव की सहायता से चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और 1540 में बनवीर को मार दिया, बनवीर मारा गया। तो 1540 ईस्वी में राणा उदय सिंह ने, उदय सिंह से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ बनवीर। तो बनवीर 1540 में उदय सिंह से लड़ते हुए मारा जाता है। तो फिर स्वतंत्र राजा बन गया, पूरे संपूर्ण मेवाड़ का राजा बन गया अब कौन, उदय सिंह। तो 1540 से राजा बन जाएगा ये विधिवत रूप से। तो ये इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। उधर हमने युद्ध देखा, युद्ध में देखा कि किस तरह से जौहर हुआ विक्रमादित्य के नेतृत्व में, और जो केसरिया करने वाला था वो था रावत बाघ सिंह, रावत बाघ सिंह, इसने तो किया था मित्रों केसरिया, केसरिया। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। मेवाड़ का दूसरा शाखा कहा जाता है, 5 मार्च 1535 में हुआ था, और जौहर करने वाली जो महिला थी वो किसके नेतृत्व में हुआ, कर्मावती के नेतृत्व में। हालांकि आप छत्रियां पढ़ते हो तो पढ़ते हो कि रावत बाघ सिंह की छतरी चित्तौड़ दुर्ग के पांडनपोल दरवाजे पर बनी हुई है। पांडनपोल दरवाजा, चित्तौड़ दुर्ग जब आप पढ़ते हो तो एक दरवाजा पढ़ते हो पांडनपोल चित्तौड़ दुर्ग, तो उस दुर्ग के दरवाजे पर इनकी छतरी बनी हुई है। ऐसा कहते हैं कि पांडनपोल दरवाजे पर ही इनकी मृत्यु हुई थी, यानी वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ, जिसे मेवाड़ का दूसरा शाखा कहते हैं। बाद में फिर हमने देखा ही था कि कौन कौन राजा बना, बनवीर के बारे में हमने चर्चा की अभी। तो ये था विद्यार्थियों आज की क्लास, आज का सेशन। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगले सेशन में हम उदय सिंह के बारे में चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। उदय सिंह ने 1540 से लेकर 1572 तक मेवाड़ पर शासन किया, और क्या क्या गतिविधियां रहीं। इस समय आ जाएगा एक भारत का एक और शासक जो दिल्ली का शासक बना, मुगल बादशाह बना, वो है अकबर। तो अकबर से संबंधित बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही विद्यार्थियों। कोई भी शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। जय हिंद, जय भारत।